गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आ जाइए जल्दी से सभी आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। गुड इवनिंग आप सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ मंजू जी सबसे पहले ही गुड इवनिंग मंजू जी। हाँ 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 प्रियंका जी गुड इवनिंग। हाँ फैजान जी गुड इवनिंग। हाँ डॉक्टर शहनाज गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ मोनिका जी गुड इवनिंग। डॉक्टर प्रियंका जी हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ रीना जी गुड इवनिंग। हाँ डॉक्टर आशीष गुड इवनिंग। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी बहुत जल्दी जल्दी से आ रहे हैं। आप लोग जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ही अपना आज का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग डॉक्टर सुरेंद्र जी। हाँ दिलीप जी गुड इवनिंग। डॉक्टर आशीष गुड इवनिंग। हाँ रीना जी गुड इवनिंग। मनोज जी हाँ, जय श्री कृष्णा जी। हाँ मोहम्मद अर्शद जी गुड इवनिंग। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग सभी आ रहे हैं। जितनी जल्दी आप लोग आएंगे उतनी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का हम, कल हमने देखिए चैप्टर नंबर 4 हमने कल कंप्लीट किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश। ठीक है, लाइट। तो लाइट वाला जो आपका चैप्टर है, हाँ हाँ डॉक्टर कोमल, ओके गुड इवनिंग डॉक्टर कोमल। गिरीश जी गुड इवनिंग। तो हम लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइट वाले चैप्टर्स में देखिए आपके जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको एक बार, हाँ निशा जी हाँ नमस्कार। साफ नहीं है पीडीएफ। हाँ इस पेज में थोड़ा सा है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है इसलिए इसको रख रहे हैं। मेन पेजेस इसके बाद में स्टार्ट होंगे, वहां से देखिए क्लियर आएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर आएगा है ना। हाँ मनोज जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ वो फर्स्ट पेज में थोड़ा सा इश्यूज लग रहा है अभी, और उसमें मेन मेन पॉइंट से भी बता देगा। अच्छा इस चैप्टर में देखिए जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उस पे भी हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, लाइट वाले चैप्टर में से आप लोगों ने पढ़ा होगा जो दृष्टि दोष होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेंगे हम सभी पे एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रकाश। ठीक है, लाइट जो है, लाइट का जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं इस वाले पेज में, मैं मेन मेन पॉइंट आपको बताता चलता हूँ। इसमें देखिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन, सूरज। इसी से जो लाइट का जो मेन सोर्स है वो क्या है हमारे पास, सन है, सूरज है। ठीक है, हाँ तो सूर्य, प्राकृतिक स्रोत क्या है हमारे पास, सूर्य है। ठीक है, और ये हमें जो लाइट मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, मतलब किस प्रक्रिया के थ्रू मिलती है। हाँ गुड इवनिंग राकेश जी गुड इवनिंग। तो हमने देखा इसमें कि हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उनका नाभिकीय संलयन होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दो प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो सन है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। हाँ आनंदी जी गुड इवनिंग। राकेश जी गुड इवनिंग। ठीक है, इसमें इसके बाद जो मेन मेन टॉपिक्स हैं देखिए कि प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं को निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले है प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडी या प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होंगी, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, मतलब जिनके पास खुद की लाइट है। हाँ हल्का सा जूम करो, ओके। हाँ ठीक है, इसमें आपको बस ये देखना है कि जैसे ल्यूमिनस बॉडीज हैं, तो ल्यूमिनस बॉडीज हम किसको बोलेंगे, ठीक है, तो जो खुद की लाइट से, ठीक है, जिन जो वस्तुएं क्या है अपनी ही लाइट से, इनकी खुद की लाइट होती है उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होंगी, सूर्य है, बल्ब है। ठीक है, हल्का सा जूम कर दिया है, हाँ सर क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ हेमलता जी एक्चुअली क्या है, बस इसको एक बार पॉइंट टू पॉइंट देखना है, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ गुड इवनिंग सुकुमार जी, बस आप देखते चलिए कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए जैसे हमने बात की प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होंगी, जिनकी खुद की लाइट होगी। एग्जांपल देखिए सूर्य, जो अपनी लाइट से जलते हैं, सूर्य है, बल्ब है। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जो क्या करती हैं, जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर अगर हम प्रकाश डालें तब वो जलती हैं। आप तो इनके एग्जांपल्स का ध्यान रखिए, जैसे किताब है, कुर्सी है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। राम राम जी, डॉक्टर गोविंद शाह जी, है ना। उसके बाद पारदर्शक वस्तुएं, पारदर्शक जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट,
कौन सी होंगी? ट्रांसपेरेंट, जिनसे होकर लाइट इधर से उधर निकल जाए। तो वॉइस सही आ रहा है, आपके में सही नहीं आ रहा सर। ओके, वॉइस की और भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, नॉन है। हाँ 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 सर, लग हो रहा है पेज नहीं, साउंड से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम है जी सर। हाँ ठीक है ना, सही है सर। ओके, आप अच्छा जिनको एक अब एक बार साउंड का देखिएगा, है ना? ऑल इज ओके, हाँ ठीक है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, प्रदीप्त वस्तु में हमने देखा ल्यूमिनस ऑफ बॉडी, जैसे सूर्य है, बल्ब है जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु में जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन दूसरों की लाइट से जलते हैं, ठीक है। फिर आ गया पारदर्शक वस्तु में जिनमें से लाइट इधर से उधर चली जाए, जैसे कांच, कांच में अगर आप लाइट डालेंगे इधर से उधर चली जाएगी, तो पारदर्शक वस्तु में हो गए, ठीक है। बस इसमें बस यही है मेन पॉइंट, बस इसमें ये देखना है। अपारदर्शक वस्तुएं यानी जिनको हम क्या कहते हैं? ओपेक बॉडीज, ठीक है। अपारदर्शक या ओपेक बॉडीज कौन सी होंगी? जिनमें से लाइट पास नहीं होती, जैसे दीवार, दीवार में से लाइट इधर से उधर पास नहीं होगी, ठीक है ना? तो उनको ओपेक बॉडीज भी बोलते हैं या अपारदर्शक वस्तुएं भी बोलते हैं। उदाहरण हो गई जैसे धातुएं, ठीक है। अर्धपारदर्शक, नाम में ही आंसर है, देखिए अर्धपारदर्शक। हाँ हाँ, यस, प्लास्टिक बॉडीज में आएगा। देखिए प्लास्टिक की भी अलग अलग वेराइटीज होती है, लेकिन नॉर्मली जो प्लास्टिक है वो किस में आएगा? आपका ओपेक्यू में नहीं आएगा, वो ट्रांस में आएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्योंकि उसमें से लाइट बाहर निकल सकती है, ठीक है। अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शक में हम किसको लेंगे? ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज, ठीक है। वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग जो है वो क्या करता है? लाइट को खुद से निकलने देता है, लेकिन कुछ भाग लाइट को निकलने नहीं देता। हाँ, नॉन ल्यूमिनस है क्या? हाँ, मून की खुद की लाइट नहीं है ना? मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि वो किसकी लाइट से जलता है? सन की लाइट से ना। क्योंकि जब आप जो अभी आप देख रहे हो उसमें कंडीशन क्या है? अर्थ, ये रहा मून और पीछे सन है, सन की लाइट पड़ रही है इस पे, मून पे, और उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसलिए मून चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस में। और देखिए इसमें वेस्ट वस्तु जिन पर किरणें पड़ने पर कुछ भाग अर्ध पारदर्शक मतलब ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, इनमें कुछ पार्ट में से आपके जो लाइट है वो पास हो सकती है और कुछ में से पास नहीं हो सकती। जैसे इसका एग्जांपल ध्यान रखिए, तेल लगा हुआ कागज, जहां पर तेल लगा हुआ रहेगा वहां से लाइट थोड़ी सी निकल सकती है। हाँ हाँ हाँ, स्वाइस। ओके आशुतोष जी, क्लियर हो गया हम आपको? हाँ, राम राम अशोक कुमार जी, है ना? अच्छा ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है ना, निर्वात मतलब वैक्यूम में वो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है ना, ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। और प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर मतलब अर्थ पर आने पर 499 सेकेंड या 8 मिनट और 19 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं, जबकि उच्च चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो ये एक दो वैल्यूज जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये हमने चाल देखी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के बारे में, हाँ वो शेडो वगैरह के बारे में। इसके बाद देखिए मेन है इसका, ये प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जो उनको दोनों माध्यमों को अलग करने वाली लाइन है, वहां पर प्रकाश का क्या हो जाता है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम परावर्तन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसी माध्यम में टकराकर वापस भी आना कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन, ठीक है। टकराकर वापस आना, ठीक है। और अगर टकरा करके अपने मार्ग से विचलित होकर चली गई तो वो अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो हमने देखा, टकरा के वापस आना, ठीक है। और इसमें जो किरण जाएगी इसको आप इस तरह से समझिए, देखिए ये कोई रिफ्लेक्टेड बॉडी है, ठीक है। यहां से लाइट आई, इसको बोलेंगे आपतित किरण।
इंग्लिश में बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, हाँ प्रतिबिंब बनना, बिल्कुल। ये इंसिडेंट रे टकराई और जो वापस गई उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, या इंसिडेंट आना और रिफ्लेक्टेड जाना। ठीक है, रिफ्लेक्टेड जाना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इनका जो कोण होता है वो हमेशा इक्वल होता है। दोनों में बनने वाला कोण जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। मतलब ये एंगल, इंसिडेंट का एंगल मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इंसिडेंट जितना एंगल बनाएगा विलंब के साथ उतना ही रिफ्लेक्टेड भी बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। यहां से देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ भी नहीं है, अभी जो मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट आई, वो जो अभी मैंने एंगल के बारे में बताया कि इंसिडेंट जितना एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। समझ गए, 30 डिग्री इधर है तो 30 डिग्री इधर भी होगा। अब बताइए, अगर ये इंसिडेंट का एंगल 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड का एंगल कितना होगा? फटाफट 5 सेकंड में। अगर इंसिडेंट का एंगल 60 डिग्री है, अगर इंसिडेंट का एंगल 60 डिग्री है तो आपके रिफ्लेक्टेड का एंगल कितना होगा? फटाफट। हाँ, यस डॉक्टर विनोद, विनोद शर्मा जी, मेघा जी यस, सुनीता जी यस, डॉक्टर शहनाज जी, सृष्टि जी यस, वेरी गुड। ये चीज, हाँ डॉक्टर गोविंद साहब, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। 60 इधर है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ये ध्यान रखिएगा, दोनों सेम ही रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे आ जाइए। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन निम्न दो प्रकार से होता है। मतलब दो तरह से इसका आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित का मतलब देखिए, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर, शब्द में ही साइंस क्या है, शब्द में ही आंसर छुपे होते हैं, बस हमें शब्दों को समझना है। जैसे रेगुलर, देखिए यहां पर एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है, देखिए एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है, एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, रेगुलर मतलब जब प्रकाश किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर, जब समतल हो या चिकना पृष्ठ हो, तो आप देखेंगे कि निश्चित दिशा में ही परावर्तित होता है। एक फिक्स डायरेक्शन में ही इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रेगुलर वे में है, रेगुलर वे में होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नियमित रिफ्लेक्शन। और अगर विचलित होता तो क्या होता, कोई अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देख सकते हैं, देखिए तो आपने रेगुलर और इरेगुलर देखा, दोनों में कारण क्या है? लाइट तो सेम आ रही है, दोनों का कारण क्या है अलग अलग होने का? रेगुलर में और इरेगुलर में क्या मेन कारण है? किसके कारण ये एक तो रेगुलर वे में जा रहा है और एक इरेगुलर वे में जा रहा है? क्या कारण है? दोनों का सरफेस। सरफेस देखिए, जो रेगुलर था उसका समतल, हाँ उसकी समतल सरफेस थी। ठीक है, हाँ, और इसका इसका इसकी सतह क्या है, ऊबड़ खाबड़ है ना, या इरेगुलर सरफेस है, तो जहां पर सरफेस या सरफेस इरेगुलर है तो जहां पड़ेगा उसी हिसाब से मूव कर जाएगा। हाँ, सरफेस का समतल और खुरदरा होना, बिल्कुल नेहा पाराशर जी ने बहुत अच्छे से समझाया इसको, वेरी गुड। अगला देखिए, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया। ठीक है, नियमित और विस्तृत परावर्तन, रेगुलर और इरेगुलर का देखिए, ये पॉलिश युक्त मतलब पृष्ठ सरफेस है ना, पॉलिश युक्त होना चाहिए, ये खुरदरा होगा। ठीक है, रेगुलर होगा, हाँ अनइवन सरफेस होगा। ठीक है, तो ये उनकी बातें हैं। अब उसके बाद देखिए, हाँ हाँ, तो का प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। रेटिना, ये तो आप लोगों को जनरली पता होगा कि हमारी आंखों में किसी भी आंख का कौन सा पार्ट ऐसा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है किसी का भी, वो कैसा बनता है, किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अच्छा, ये सीधा बनता है या उल्टा बनता है? फटाफट मैसेज कीजिए। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, यस सृष्टि जी, वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल उल्टा बनता है उसका, बिल्कुल सही है। हाँ,
और वस्तु का प्रतिबिंब कार्य करता है, देखिए एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपको फिक्स्ड वो चीज दिख रही है, हाँ फिक्स्ड अगर दिख रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे, फिक्स्ड अगर है तो आप क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर लग रहा है कि ये हो सकता है ना ऐसा, तो मतलब फिक्स बिंदु अगर नहीं है तो उसके लिए हम आभासी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे कॉन्वेक्स, ये वाला एक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। समतल दर्पण, देखिए दर्पण दो तरह से दिखाए हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, है ना, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को देखिए, प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं इसमें, ठीक है, आभासी बनेंगे इसमें। और उसके बाद समतल दर्पण से वस्तु जितना आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा, मतलब जितना आगे होगा 5 सेंटीमीटर है तो उतना ही पीछे भी बनेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आगे तो 5 सेंटीमीटर पीछे उस वस्तु से, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार जितना ही होता है, तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, आभासी बनेगा, जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा समतल दर्पण में, हाँ हाँ, और वस्तु के आकार के जितना ही होगा आभासी। हाँ प्रगति जी, आभासी के लिए वर्ड यूज करेंगे वर्चुअल, ठीक है। अब देखिए ये वाला ध्यान रखिएगा, अगर आपको थीटा दे दे, ठीक है, अगर थीटा दे दे और आपसे पूछ ले कि आपको दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, कैसे निकालेंगे आप, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट में है अपने, ठीक है। मैं एक बार इसको आपको पहले समझा देता हूं कैसे करना है। हाँ ये देखिए, देखिए अगर आपके पास थीटा दे दिया, सपोज दैट क्या दे दिया 40, ठीक है, क्या दे दिया 40, सम संख्या समझ गए, सम, अगर सम है तो सम समझिए ना, दो से विभाजित वाले पीछे जीरो, इवन, है ना, और विषम यानी ऑडेड, इंग्लिश में इवन और ऑडेड। और अगर विषम है, जैसे मान लीजिए आपको विषम संख्या दे दी 45, बस इन दोनों में फर्क क्या होगा, देखिए अगर आपको इवन नंबर दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाना है 360 बटा थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर ऑर्डर दे रखा है तो 360 बटा थीटा, ठीक है। तो मुझे ना दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने हैं। फर्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दूसरी, सेकंड नंबर, अगर हमारे पास 45 से निकाल लीजिए, अगर थीटा क्या है 45 तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। फटाफट सभी निकाल के बताएंगे, कोशिश कीजिए फटाफट, क्या हो सकता है। अगर सम है तो 360 बटा थीटा माइनस 1 करना है, विषम संख्या है तो 360 बटा थीटा करना है, ठीक है। फटाफट कोशिश कीजिए, क्या आ रहा है बताइए मुझे, कितना आंसर आया इसका। हाँ देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन भेजता है। हाँ राम जी का आया पहला फर्स्ट, ठीक है 54, हाँ 59, ठीक है। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, हाँ एक में 59, 5 बटा 4 राम जी, हाँ ठीक है। डॉक्टर पीयूष शर्मा जी 5 और बिल्कुल, हाँ और डॉक्टर आशीष 5 4, हाँ ठीक है। और हाँ हाँ कोशिश कीजिए 9 और 12 और 5 सुनीता जी, ठीक है 5 और 4, ओके। और डॉक्टर गोविंद साहू जी, यस। देखिए अब हम एक बार करके देख लेते हैं, आप लोगों के साथ मैं भी करता हूँ, देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए पहला वाला जो है वो पीछे क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या है ना, सम संख्या विषम संख्या, जो बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए, जो 2 के पहाड़े में आ जाए 2 4 6 8 0 उसको कहते हैं सम संख्या। तो अगर पीछे में ये संख्या दिख रही है तो ये वाला सूत्र लगाना है, और 1 3 5 जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, अगर वो कुछ दिख रहा है तो ये वाला सूत्र लगाना, ठीक है। तो 360 वाले में देखिए 360 बटे 60 माइनस 1, तो 0 से 0 खत्म, 6 3 36, 6 में से 1 गया तो कितने बच गए 5। तो पहला तो 5 सही है, राम जी ने सबसे पहले आंसर दिया था, यस इवन ऑड वाला, यस प्रगति जी। अब सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाले में क्या करना है हमें, देखिए सेकंड वाले में क्या था 45 डिग्री,
तो 360 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा आंसर? हाँ उज्जवल जोशी जी बिल्कुल सही है। और 8, ये देखिए जिनको ऐसे दिक्कत होगी तो 5 से काट काट दीजिए इसको, देखिए 5 5 7 35, 5 से 35 और 1 5 दूनी 10, 5 9 45 और काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 6 3 9, 3 से काट दीजिए 8 बार, 3 7 21, 3 8 24, आ गया 8। ठीक है, तो 5 और 8 है ना? हाँ 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 उज्जवल जी एक बार ये चेक कर लीजिएगा, 8 आएगा, ठीक है, 45 8 जा, है ना? हाँ ठीक है। हाँ अब देखिए आगे भी चलते हैं। अब आता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसमें उत्तल और अवतल दो दर्पण है ना? सबसे मेन तो एक चीज इसके जब वो आएंगे ना, ये अगर मैं बीच में निकल भी जाए माइंड से तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आंखों की जो समस्याएं होती है, मतलब किसी को निकट दृष्टि दोष है, नियर साइटनेस है या फार साइटनेस है, तो कौन सा दर्पण यूज करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, उसको एक बार ध्यान रखिएगा। पहले हम दर्पणों के बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जब गोले के भाग के उभरे हुए हिस्से के अंदर की तरफ परावर्तक पॉलिश कर देते हैं तो उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, इसको इन दोनों को हमेशा जब भी आप याद रखें तो बहुत जगह आप, हाँ यस यस डॉक्टर संतोष, मायोपिया है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी उसी पे आने वाले हैं अपन। अब ये देखिए कॉनकेव मिरर, इन दोनों को जब भी आप याद कीजिए तो हमेशा ध्यान रखिए एक को कीजिए तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों को करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे कॉनकेव देखिए, जब गोले के भाग के उभरे हुए बाहरी भाग पर परावर्तक, देखिए जैसे कि उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग पे हमें करना है इसकी पॉलिश। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये देखिए ये इसका उभरा हुआ भाग, ठीक है, इस पर पॉलिश कर दिया, तो मतलब इसमें जो भी चीजें होंगी, जो भी रेस चलेंगी वो अंदर की तरफ से चलेंगी। ठीक है, तो जो अवतल है या कॉनकेव है इसके बाहर की तरफ पॉलिश होती है। ठीक है, जबकि जो उत्तल होता है उसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ऐसे इधर ये पॉलिश रहता है पार्ट और यहां पर आकर के रेस टकराती है बाहर, है ना? तो आप है ना, हाँ यस, तो आप ये वाला ध्यान रखिएगा, है ना? अब हम आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, इस को समझने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा ध्रुव पोल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कह रहा है वो मैं समझा देता हूं आपको। देखिए एक मिनट आ गया, हाँ देखिए हमने मान लीजिए कॉनकेव ले लिया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये हमने इसका सेंटर से, अब ये क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये इसका परावर्तक तल है, ठीक है, ये इसका परावर्तक तल है। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, ये जो इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये पूरे का पूरा दर्पण है, इसका मध्य बिंदु परावर्तक तल का, इसको हम क्या बोलेंगे, पी से पोल, पोल यानी ध्रुव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको यही बस ध्यान रखना है कि पोल कहां पर है। तो आपसे कुछ सेंटेंस या परिभाषा तो लिखवाने वाला नहीं है, बस ये ध्यान रखिए आंसर अपने आप हो जाए कि पोल कहां होता है भाई, दर्पण जो है उसका मध्य बिंदु। ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस। अब हम कर्वेचर की जब बात करते हैं तो मतलब अगर मैं इसको पूरा दर्पण बना दूं, पूरा गोला बना दूं, गोला, है ना, तो उसका रेडियस क्या होगा, जो उसका सेंटर होगा पॉइंट, मान लीजिए इसका सेंटर ही क्या आ गया, तो इसका सेंटर हो गया। अगर इसको एक गोला माना जाए, उस गोले का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, पीसीएफ, एफ क्या होता है, फोकस बिंदु, वो फोकस बिंदु भी मैं इसी में बना देता हूं। देखिए फोकस बिंदु हमेशा सी और पी के बीच में होगा, फोकस बिंदु हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही कहीं पर स्थित होगा। ये वो बिंदु होता है जहां पर जब हम, जैसे मान लीजिए हमने यहां से कई सारी लाइट्स भेजी, ठीक है, तो ये सब टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसी को एफ कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, पी एफ और सी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो इसकी जो डेफिनेशन है वो शायद यहां पे आ जाएगी, हाँ एक बार वापस से बनाना पड़ेगा इसको। देखिए फोकस बिंदु आ गया यहां पर, और मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमने जब इसको बनाया था तो आपने देखा था
कि ध्रुव क्या था, जैसे P, तो आप लोगों को और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो हमने बनाया था यही था ना, ये P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C और इनके बीच में F, ठीक है। तो ये कह रहा है दर्पण के ध्रुव, ये रहा ध्रुव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर C को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसी को हमने क्या बोला है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फोकस बिंदु, जहां से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, प्रकाश की किरणें मिलेंगी, उसे हम F बोलेंगे, जिसे हम F या फोकस बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा फोकस दूरी निकालने का। अगर आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखा है, तो रेडियस को हम जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास F आ जाएगा। F का मतलब फोकस दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नियमों पर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने संबंधी नियम, ठीक है। नियमों में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं बताते हुए चलता हूं आपको। हाँ, देखिए पहला देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमने परिभाषाएं दर्पण में पढ़ी हैं, वही अगर लेंस होता तो सेम टू सेम वही का वही लेंस में लग जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम वही लेंस में लग जाएगा, है ना। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने दर्पण क्लियर कर लिया तो लेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी देखिए, दर्पण के अक्ष से कोई कोण बनाती हुई दर्पण के ध्रुव पर टकराने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी कोण पर मुख्य अक्ष के दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोण बनाती हुई दर्पण के ध्रुव पर टकराती है, किस पे, ध्रुव P पे अगर टकरा रही है ना, तो टकरा जितने कोण पर टकराई है, ठीक है, उसी कोण पर वो क्या होगी, मुख्य अक्ष की दूसरी ओर परावर्तित हो जाएगी, मुख्य अक्ष से टकराकर वापस उसी ओर आ जाएगी। अब अवतल दर्पण के लिए देखिए, अवतल मतलब कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण इस प्रकार परावर्तित है, अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, परावर्तित होती हैं, तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ऐसे समझिए, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हैं तो वो टकराने के बाद कहां से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर ही उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, और अगर उत्तल दर्पण है तो इसमें भी देखिए वही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रतीत शब्द यूज करेंगे। अब ये प्रतीत का मतलब क्या है, मतलब आभासी, ठीक है, वर्चुअल जिसको बोलेंगे, आभासी। तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेंगे, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल में हमें ऐसा प्रतीत होगा, आभासी, आभास होगा ऐसा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और इसी का दूसरा नियम देखिए, मतलब अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर अवतल दर्पण है तो वहां पर वो चीज क्या होगी, दो तरह के हमने देखे थे, एक आभासी था, दूसरा कौन सा था, आभासी के साथ दूसरा कौन सा था, याद कीजिए उसका ऑपोजिट, फिक्स, जो एक बिंदु पर बन रहा था, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है ना। तो अवतल तो हमेशा रियल इमेज बनाएगा, वास्तविक, है ना, वास्तविक, हाँ वास्तविक बिंब बनाएगा। जबकि जो कौन है, क्या नाम था इसका, उत्तल दर्पण, वो हमेशा आभासी बनाएगा दर्पण में, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, और अगर वो वक्रता केंद्र से गुजर रही है, अभिलंब की दिशा में टकराने के बाद वह पुनः उसी मार्ग से लौट जाएगी। अगर वो सेंटर से जा रहा है, सेंटर से, तो जहां से जाएगा वहीं से टकरा के वापस आ जाएगा। अगर वो सेंटर से टकरा गया तो टकरा के वापस उसी में आ जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो जस्ट पहले का उल्टा है। कैसे, देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस कहां से गुजर रहा है, मुख्य फोकस से। तो अब क्या हुआ, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से जा रही हैं, मुख्य फोकस से जा रही हैं, तो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी।
तो देखिए टकराने के बाद मुख्य अक्ष के घेरा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। तो जो पहला वाला है इसी का उल्टा ही तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, वक्रता केंद्र पर ध्यान रखिए, अगर वक्रता केंद्र पर टकराएगी तो टकरा के वापस आ जाएंगी। अच्छा मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, हाँ 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 ठीक है, तीनों नहीं आए समझ में। अच्छा वापस से समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है कॉन्केव है सर, डायग्राम से बता दो थोड़ा, ठीक है डायग्राम से बता दो। एक काम कीजिए, ये देखिए ये P है, ये F ले लिया हमने और ये C। पहला ये कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समान, मुख्य अक्ष कौन सा था हमारा, ये रहा, ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अगर इसके समानांतर कोई रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो ये सब टकराने के बाद समानांतर जा रही है तो ये सब यहां से टकराएंगे, टकराने के बाद ये सब मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष से गुजरेंगे, मतलब ये वापस यहां से ये सब टकराने के बाद यहाँ पे टकराएंगे और टकराने के बाद ये वापस उसी लाइन में आ जाएंगे, मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समानांतर आ जाएंगे। मुख्य फोकस है ना, हाँ 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 मुख्य फोकस से गुजरेंगे, ठीक है। इसी में देखिए एक बार ऐसे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर, पहले तो ये देख लीजिए P, F और C। देखिए पहला वाला है अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, देखिए ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर मतलब पैरेलल, तो टकराने के बाद ये सब F से होकर गुजरेंगे, F से मुख्य फोकस से, ठीक है, मुख्य फोकस से जाएंगे, ठीक है, मुख्य फोकस से अगर मुख्य अक्ष के क्या है पैरेलल हैं समानांतर हैं तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, ठीक है पहला। और इसी का अगर हम तीसरा बनाना चाहें तो देखिए क्या है, अब सही है ना, हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक था मैंने क्लियर कर दिया है ना दिनेश जी, हाँ अब देख लीजिए तीसरा क्या है, अगर इसी को मैं बनाना चाहूं तो देखिए अगर ये देखिए अगर ये मुख्य फोकस से जा रही है, अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष और फर्स्ट वाला मुख्य अक्ष के अगर समानांतर है तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। तीसरा उल्टा हो जाएगा, अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे, है ना। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से है सी, सेकंड वाला वक्रता केंद्र से अगर जा रही है तो टकराने के बाद ये देखिए P, F और ये C, तो देखिए अगर C से है तो टकराने के बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से अगर जा रही है तो यहां से टकराने के बाद वापस ये वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए था कि कई बार है ना ये सिचुएशंस ऐसे दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमेशा आपको उल्टा और वास्तविक है ना, इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स है ना, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, हाँ देखिए एक बार मैं बता देता हूं आपको, इसमें बस ये ध्यान रखिए फोकस पर हमेशा वास्तविक, उल्टा है ना और लगभग छोटा। अब मैंने आपको ये क्यों कराया कि मैं बताऊंगा, देखिए आपको सिर्फ अवतल दर्पण ही कराऊंगा। अवतल दर्पण का कारण क्या है, अवतल दर्पण आप जैसे ही कर लेंगे, कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव पढ़ रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा जो है वो होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसमें सिचुएशंस देखिए, इसमें भी ये देखिए जब वस्तु सी से पहले हो है ना, तो हम उसको डायग्राम्स के थ्रू बनाते हुए चलते हैं रफली, ठीक है। अगर वस्तु सी से पहले हो, जैसे मान लीजिए ये एक स्थिति है, ये P है, ये F है और ये C है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब वस्तु C से पहले हो, तो C से पहले मान लीजिए यहां पर ये वस्तु हो C से पहले है ना, तो जब यहां से जब इसकी रेस जाएंगी तो ये टकराने के बाद एक लाइन यहां से दिखा दीजिए और एक इसके सेंटर से, तो ये टकराने के बाद हमेशा देखिए C तथा F के बीच में, C तथा एक यहां से टकराया
ये सी तथा एफ के बीच में, तो अगर सी से पहले है तो सी तथा एफ के बीच में, ठीक है। इसी का उल्टा देखिए, अगर वस्तु सी और एफ के बीच में है, देखिए तो कहां चला जाएगा, सी से दूर। ये जो पहला नंबर है, ये देखिए पहला, और ये तीसरा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बन गए। समझ में आया? अगर सी से पहले है तो टकराने के बाद कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। उल्टा अगर इसका बनाएंगे, अगर सी और एफ के बीच में रखते तो टकराने के बाद कहां बनता, सी के बाद में। इसी के बाद में तो है, तो पहला तीसरे का, ठीक है। अगला देखिए, जब वस्तु सी पर हो, अगर वस्तु सी पर है, देखिए यहां पर पी एफ और सी, अगर वस्तु सी पर है, सी पर है, तो टकराने के बाद ये वापस, ये टकराने के बाद वापस सी पर ही मिलेगा। देखिए, अगर वस्तु सी पर है तो टकराने के बाद भी सी पर ही मिलेगा, तथा उल्टा वह समान आकार का होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखिए, अगर सी से परे है, पहले है, तो सी और एफ के बीच में बनेगा, इसका उल्टा नीचे वाला हो गया, और अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा। और मेन चीज ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा, ठीक है। अगर अवतल दर्पण का याद हो गया तो मैं फिर कह रहा हूं, आपका उत्तल वैसे याद हो जाएगा, इनका उल्टा लिख दीजिए। वास्तविक का क्या हो जाएगा, आभासी, उल्टा का सीधा। किसमें चले गए अब हम, उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब हम एक बार इसमें आ जाते हैं, ये देखिए। और हाँ, ये दो और सिचुएशंस है, जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, तो इसमें एफ पर होने पर क्या होता है, जब भी बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक तथा अत्यधिक आवर्धित होता है। अगर वस्तु किस पर है, एफ पर, तो हमेशा ध्यान रखिए अनंत पर बनेगा, क्योंकि एफ कहां पर है, देखिए, ये देखिए पी एफ और सी, तो अगर एफ पर है तो ये पीछे की तरफ चला जाता है इस तरह से, और बड़ा बन जाता है, ठीक है। हाँ, और पी तथा एफ के बीच में है तो पीछे पीछे बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, पीछे और आभासी बनेगा। ये दो सिचुएशंस और हैं इसके, है ना। अच्छा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें आपको एक दो चीजें आपको करनी है। ये देखिए, एक तो इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, मैं बता रहा हूं। ये जो आपको लग रहा है ना थोड़ा सा, मैंने अभी क्या कहा, बस आप दर्पण पढ़ लीजिए, दर्पण पढ़ते ही आपका, वो भी अवतल, अवतल जैसे आपका क्लियर हो जाएगा, उत्तल उसके साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा। और लेंस में देखिएगा फर्क कितना आएगा, बस इसका उल्टा लिखना है उसमें आपको। अभी मैं समझा दूंगा क्लियरली। अभी देखिए, इसमें अवतल दर्पण हम देख रहे हैं, अब आते हैं हम उत्तल दर्पण में आने से पहले हम दर्पण सूत्र की बात करते हैं। देखिए, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर u और v क्या है, f यानी फोकस दूरी, u दर्पण से ध्रुव की वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु को जितनी दूर पे रखा गया है उसको u से दिखाना है, और v जो है वो किसकी है, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी उसकी दूरी, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं और ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, u यानी वस्तु की दूरी, ठीक है। जैसे सपोज दैट, मैं इसको करके दिखा देता हूं एक बार आपको। हाँ, देखिए, ये कोई प्रतिबिंब है, ये वस्तु, ये है कोई वस्तु, मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो इसकी दूरी कितनी है, मान लीजिए इसकी दूरी है 5 मीटर, तो u कितना हो गया आपके पास, 5 मीटर, ठीक है। और ये से टकराया, टकराने के बाद जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां पर बन रहा है, तो v कितना हो गया, मान लीजिए 7 मीटर, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप दर्पण से ध्रुव यानी वस्तु की दूरी निकालेंगे तो उसको u से लिखना है, और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा v से लिखना है, ठीक है। और इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है m, उसको निकालने का सूत्र होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, v अपॉन u, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, v अपॉन u, ठीक है। तो उससे आप इसकी आवर्धन भी निकाल सकते हैं।
अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन हमने बात की थी जब भी परावर्तन हमने देखा था टकरा के वापस आ जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो वापस नहीं आता। क्या होगा, देखिए, जब पदार्थ या प्रकाश कोई किरण, देखिए कोई लाइट है, यहां से आई, ये हवा है, ये एयर है ना, हवा, और ये आ गया पानी, वाटर। तो जैसे यहां पर आएगी तो इन दोनों को अलग करने का जो माध्यम है, ठीक है, उस माध्यम पर ये क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं फिर कह रहा हूं डेफिनेशन जल्दी नहीं पूछते, वो पूछते क्या है आपसे। देखिए, जब प्रकाश की किरण एयर में आई तो यहां पर दो माध्यम होते हैं, सघन और विरल, ठीक है, सघन और विरल। अब सघन का मतलब क्या है और विरल का मतलब क्या है। सघन माध्यम का मतलब हो गया जब पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस, ठीक है, तो ये डेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, डेंस मीडियम, और ये डेंस का मतलब हो गया सघन, ठीक है, और विरल, डेंस और इसका होगा विरल का, एक बार मैं इंग्लिश वर्ड देखता हूं क्या है इसका विरल का। इसमें पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, जैसे देखिए एयर है, अब जैसे हवा से, हाँ, रेयर एंड डेंस, यस, रेयर, रेयर वर्ड, यस, ये निकल गया था माइंड से, ये रेयर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि विरल और सघन का मतलब क्या है। जब आप देखिए, रेयर का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे, ऐसे जैसे एयर में पार्टिकल्स जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, पानी में वो पास पास होते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर वो डेंस से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंस में आ रही है, तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें से आपको मैं एक चीज करवा देता हूं, ये सारी चीजें क्लियर करके देखिए। जब भी कोई चीज डेंस से रेयर में आएगी तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, डेंस का मतलब सघन, और इसका क्या था, विरल। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, स्पीड कम। ऐसी बात है, डेंस मतलब पानी में से लाइट निकल रही है, तो जब वो एयर में आएगी तो पानी में तो पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो वहां से जैसे जैसे वो इधर की तरफ आएगी तो यहाँ तो स्पीड कम थी इसकी, और ये जैसे जैसे इधर की तरफ आएगी इसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी ना स्पीड इसकी। हाँ, कम से ज्यादा की तरफ जाएगी तो बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, हाँ, ज्यादा होगी स्पीड ना, कम से ज्यादा की तरफ, जैसे ही डेंस से रेयर जाएगा तो पहले स्पीड कम थी, अब क्या होती जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो जैसे ही ये जाएगा तो ये हमेशा जो इसका मेन है अभिलंब जिसको बोलते हैं, उससे ये दूर हटता चला जाता है, मतलब जो सेंटर की लाइन है उससे ये दूर हटता चला जाएगा, ये उससे दूर हटता चला जाएगा, ठीक है। डेंस से जब भी विरल में आएगा तो स्पीड पहले कम थी फिर बढ़ती चली जाएगी, तो ये हमेशा जो इसका अभिलंब है उससे ये दूर हटता चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए, अब यहाँ पे सघन माध्यम, जिनको डेंस मीडियम का देखना, देखिए जैसे जल है, कांच है, वे प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत, जाहिर सी बात है कि डेंस मीडियम है तो स्पीड कम होगी, है ना। जबकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वेग में कमी, ठीक है। विरल से सघन, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, सघन से विरल, तो उसका उल्टा, वो अभिलंब से दूर हो रहा था तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एक बार, है ना। ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि अगर प्रकाश की किरण विरल से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, है ना। और उसका उल्टा ये आ गया, सघन माध्यम मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास है, विरल माध्यम पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर है, ठीक है। अपवर्तन के नियम,
इसमें तो अपवर्तन के नियम में तो वही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों जो होते हैं वो एक ही सरफेस पर मिलते हैं, ठीक है। दूसरा स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ठीक है। ये लेंस का स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम में अगर डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपको बहुत छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा करके और फिर मैं समझाता हूं आपको। आप में से देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको क्या है, बहुत टाइम बाद चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 2 फीट ऊपर से चीजें निकलती है ना 2 फीट ऊपर से। वो इसलिए कह रहा हूँ 2 फीट ऊपर से, क्योंकि क्या होता है, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं चीजों को। तो हमें कौन सा ऐसा ट्रिक पकड़ें कि क्वेश्चन, देखिए हमें वहां पे कोई थ्योरी तो लिखनी है, हमें क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो मैं ट्रिक आपको बताता हूं। हमने सबसे पहले देखा है कॉनकेव। कॉनकेव समझ गए, अवतल की बात कर रहा हूं, अवतल दर्पण, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ना। इसमें आपने क्या देखा, कॉनकेव मिरर जो था उसमें हमने देखा कि जो डायग्राम बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, वास्तविक, छोटा और उल्टा। यही 3 पॉइंट थे ना इसके, यही 3 पॉइंट थे ना। ये तो कॉनकेव की बात होगी, इसका जस्ट उल्टा। ये देखिए, एक से आपको कैसे याद रखना है वो बता रहा हूं। जस्ट इसका उल्टा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। जो बाद में जुड़े हैं या जिनको नहीं अच्छे से समझ में आया, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, इस चैप्टर में से, फिजिक्स का ये चैप्टर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा। अब उल्टा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वास्तविक का आभासी, छोटे का बड़ा, उल्टे का उल्टा है तो सीधा, है ना। लिखना लिख देता हूं मैं, चलिए लिख देते हैं। अवतल का ही उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए, वास्तविक का लिख दीजिए, आभासी, आभासी हो गया, और ये बड़ा और ये सीधा, और ये तो दर्पण हो गया। आपने तो लेंस भी पढ़ लिया, नहीं पता चला लेंस का, लेंस कैसे पढ़ लिया अभी बता देता हूं। लगभग 90% इसी प्रोसेस पे है, इसलिए समझा रहा हूं। लेंस कैसे पढ़ा, आ जाइए। ये जो आपने अवतल दर्पण पढ़ा है, इसको लिख दीजिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में सेम ये का यही प्रोसेस बनता है। जो यहाँ कॉनकेव मिरर काम करेगा, यहां पर वही कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। और जो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ने काम किया है, वही यहाँ पर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस काम करेगा। नोट कर लीजिएगा। आपको जिनको अभी तक समस्याएं आ रही थी, आपकी समस्या जो डायग्राम से बनाने से संबंधित है, वो इसी में खत्म हो जाएगी। हमने सिर्फ कॉनकेव मिरर पढ़ा, ठीक है। कॉनकेव मिरर का उल्टा हमने क्या बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अब यहां पर आ जाइए, कॉनकेव का क्या था, सेम कॉन्वेक्स, और इधर आ जाइए, कॉन्वेक्स का बिल्कुल क्या था, कॉनकेव, ठीक है। कोई इश्यू किसी को, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। मैं अब आगे चलता हूं और आपको चीजें क्लियर करवाता हूं। आगे देखते हैं, आ जाइए। अच्छा, ये स्नेल का नियम है, स्नेल ने जो अपवर्तन से रिलेटेड, डन सर, ओके मेगा जी। अब देखिए, स्नेल ने बस यही बताया था, साइन आई अपॉन साइन आर जो था, जो हमने एंगल देखा था ना इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का, ठीक है। उसने उन दोनों के बीच में रेशो बताया था कि ये हमेशा क्या रहेंगे, इन दोनों के साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू नियता, ठीक है। इसे स्नेल्स का रूल कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, इसका फिर वही है, अपवर्तन वगैरह ये सब कोई काम की चीज है नहीं आपके, इसको छोड़िए। अब आ जाइए इधर, अब आते हैं हम लेंस पे, सीधे लेंस पे आते हैं। देखिए, अब देखिए लेंस,
क्लियर दिख रहा है? ठीक है, मैंने आप हाँ 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 ठीक है, लगभग 90% में प्रगति जी वही तक तक। एक्चुअली सृष्टि जी वो वर्ड थोड़ा सा क्लियर कीजिए, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा आपने, नियर तक। अच्छा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा ठीक है। अब देखते हैं लेंस जो होता है, लेंस को आपने देखा होगा, अभी तक हमने जो देखा था, राधे राधे किशन कुमार जी, तो दो वक्र अथवा एक वक्र, हमने क्या देखा था, जो लेंस होता है वो दो, जैसे अभी तक हमने जो स्फेरिकल मिरर्स देखी, अभी तक जो हमने देखा था वो कैसे पढ़ा था, ये देखिए। तो अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, इस तरह से, ठीक है। दो स्फेरिकल मिरर्स के जो पार्ट होते हैं, जब उनको हम वक्र पृष्ठ को जब जोड़ देंगे तो इस तरह से, तो इसमें दो है, एक तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं हम, और एक है अवतल लेंस जिसको हम कॉन्केव लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारे से क्या होते हैं पतले एवं बीच में से मोटे होते हैं, सेम ये जो मैंने बनाया देखिए, ठीक है। उत्तल लेंस, ये लेंस किनारे से पतले, देखिए किनारों से क्या है पतले हैं और बीच से क्या है मोटे हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल। उत्तल हम पीछे देख के आ चुके हैं, आप बताना, ओके ठीक है। नेक्स्ट है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इसका अब देखिए नाम में ही है, अब तो लगता है लेंस यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो एक जो होगा वो तो कॉनकेव होगा, दूसरा वाला इसका कॉन्वेक्स होगा। और नेक्स्ट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा समतल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें अवतल लेंस, अवतल लेंस भी ऐसे, देखिए दोनों की सेम ही परिभाषा है, डेफिनेशन सेम ही है, जैसे उत्तल में था वैसे ही, जब उपयुत्तल वाला आएगा डबल कॉनकेव तो दोनों साइड क्या होंगे, कॉनकेव वाले पृष्ठ होंगे। नेक्स्ट कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो एक कॉन्वेक्स वाला पार्ट होगा, एक कॉनकेव वाला होगा। और प्लेन कॉनकेव, तो एक तरफ प्लेन का साइड होगा, दूसरी तरफ कैसा होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने अभी आपको बोला था जब हमने मिरर का किया था कि सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। देख लीजिए लेंस का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर भी क्या था कि अगर हम उसको एक क्या माने, एक गोला माने, तो उसका जो सेंटर होगा, जो मुख्य बिंदु होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस का देखिए वक्र पृष्ठ को खोखले गोले का छोटा भाग अगर माना जाए, खोखले गोले का एक छोटा भाग माना जाए, तो उसके केंद्र को ही क्या बोलेंगे हम, वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र की त्रिज्या क्या होगी, अगर गोले के पृष्ठ के सेंटर से, मुख्य बिंदु जो सेंटर है वहां से लेकर के गोले के भाग तक का जो रेडियस होगा, जो उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, फिर वही मैंने क्या कहा, डेफिनेशन सारी होगी वही चलती रहेगी, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र C1 C2, वहां पर हमने क्या देखा था, यहां पर जैसे दो है तो उन दोनों के बीच में हमने वहां क्या देखा था, P और C के बीच में जो सीधी लाइन थी मुख्य अक्ष, तो यहां पर भी C1 C2 को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। मुख्य फोकस, वहां पर भी हमने पढ़ा था F, टकराने के बाद जहां मिलेंगी, तो यहां पर देखिए समानांतर प्रकाशीय किरणें लेंस पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात, देखिए लिखा हुआ है अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है। अब एक चीज फिर मैं ले रहा हूं, हमने वहां देखा था, अच्छा मैंने लिखवाया भी आपको कि हमने देखा यहाँ पर दो शब्द आए हैं, पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। मिलती है मतलब क्या है, वो रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो अगर मिलती है तो क्या कहने का मतलब क्या है, एक मिनट आ जाइए, हाँ ये क्योंकि बहुत जरूरी है, और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये तो रियल हो गया, रियल, और ये क्या हो गया, वर्चुअल, आभासी। तो लेंस के मामले में, हाँ लेंस
के मामले में रियल कौन बनाएगा? रियल कौन बनाएगा? हाँ हाँ, रियल इमेज मैं पूछ रहा हूं लेंस के मामले में। लेंस में जो रियल इमेज बनाएगा वो कौन बनाएगा? लेंस में कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस? मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। कौन बनाएगा? अभी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कॉन्वेक्स। सोनिया जी, यस 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 यस, मैंने बताया ना, वहां जो कॉनकेव काम कर रहा था, मिरर में जो कॉनकेव काम कर रहा था, यहां पर वो कॉन्वेक्स काम करेगा। यस, यहां पर वो कॉन्वेक्स काम करेगा। हाँ, जो वहां पर कॉनकेव काम कर रहा था, यहाँ कॉन्वेक्स काम करेगा। तो लेंस के मामले में ये कॉन्वेक्स बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे आते हैं, गोलीय अपवर्तन के कुछ नियम देख लेते हैं। फिर वही देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है, मैंने क्या कहा था, जो मिरर में चल रहा है वही चीजें रिपीट होंगी, देखना अभी आप देखिए। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है, हमने उसमें भी पढ़ा था, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से, पहला रूल। ठीक है, तीसरे में आ जाइए। मैं तीसरे में क्यों आ रहा हूं, देखिए। अगर प्रकाश की किरण, नहीं इसमें दूसरा ही कर दिया इन्होंने, अगर मुख्य फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दूसरे के उल्टे हो गए, जो हमने दर्पण में देखा था। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा और इंपॉर्टेंट, अगर प्रकाश के केंद्र से गुजरती है, ये मैं छोड़ रहा हूं, ये प्रकाश केंद्र की जगह दर्पण में क्या पढ़ा था हमने शब्द, फटाफट बताइए। प्रकाश केंद्र की जगह दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? फटाफट बताइए, क्या पढ़ा था हमने? कोशिश कीजिए फटाफट। अगर प्रकाश की केंद्र से जाएगी तो टकरा करके वापस वहीं से निकलेगी। तो हमने दर्पण में प्रकाश केंद्र की जगह क्या पढ़ा था? यस यस यस, खुशबू जी, यस। राम जी, फोकस नहीं था, याद कीजिए क्या था? फोकस पॉइंट और पोल नहीं, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा पीछे। हाँ हाँ, और बिल्कुल 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 बिल्कुल, वक्रता केंद्र हमने सी के लिए पढ़ा था। यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी प्रकाश, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी। अगर वो सी से जा रहा था तो टकराने के बाद सी से ही वापस जा रहा था। यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां पर। तो देखिए, तीनों रूल्स जो हमने दर्पण में पढ़े वही लेंस में भी आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, ये वाली जो सिचुएशन है, आप देखिए इसमें जब वस्तु, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, कि उत्तल लेंस पर जब प्रतिबिंब का बनना होता है तो कैसे बनेंगे, इसमें भी देखिए चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, मैं भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहली चीज मैंने जब आपको एक चीज बताई थी, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिए कि वहां पर जो कॉनकेव काम करेगा, कॉनकेव जो वहां पर काम करेगा वही यहां पर कौन काम करेगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। और ये किसकी जैसे काम करेगा? कॉनकेव मिरर की जैसे। तो जो भी बनेंगे वो क्या होंगे? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर होगी चीज? हाँ, कॉनकेव के जैसे ही बनेंगे। ठीक है, ये कंडीशन बहुत रेयर पूछी जाती है, जनरली वो ये दे देते हैं सिचुएशंस, तो आपको वहां ये पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पर है, ठीक है, तो उससे जब किरणें आएंगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के तो लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। किस पर बनेगा? लेंस के फोकस पर, एफ पर। ठीक है, अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो फोकस एफ पर बनेगा। तो इसका उल्टा कर लीजिए, एक और आएगा कि अगर एफ से जाएंगी तो टकराने के बाद कहां से निकलेंगी? अनंत पर चली जाएंगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, इसका एक पॉइंट और होगा।
ये देखिए अनंत सामने तो ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको एक बार। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में है, देखिए अनंत और 2f के बीच में है, तो ये कहां जाएगी, f व 2f के मध्य में। अनंत से 2f के बीच में है तो ये कहां जाएगी, f और 2f के बीच में। तो इसका भी उल्टा, अगर f और 2f के बीच में है तो कहां पहुंच जाएगी, अनंत और 2f के बीच में। ठीक है, ये देखिए। और अगर 2f पर है तो जैसे वहां पर हमने देखा था c पर है तो c पर ही बन रहा था ना, वैसे देखिए अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा, 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा। ये देखिए अगर वस्तु, ये लीजिए, अगर वस्तु 2f पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f पर ही बनेगा। अब वो तीनों के उल्टे देखिए यहां से शुरू हो गए, f और 2f के मध्य है तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर कहां बनेगा, 2f और अनंत के बीच में, सेकंड नंबर। ठीक है, और वस्तु f पर हो तो कहां पर बनेगा उसका, अनंत पर, पहला वाला, है ना। और अगर वस्तु f और लेंस के मध्य में हो तो इस प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर बनेगा और आभासी सीधा और बड़ा होगा। ये इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, हाँ। अब आपको करना क्या है, देखिए आज जो भी हमने पढ़ा उसका जो सेंटर पॉइंट था उस पर मैं सीधे सीधे बात करूंगा। ठीक है, हमने कॉन्केव मिरर को अच्छे से देखना है। कॉन्केव मिरर जो बना रहा था वो का वही यहाँ पर कॉन्वेक्स बनाएगा। ठीक है, स्थितियां कुछ भी नहीं है, आपको ये सब डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने क्या कहा, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर वस्तु 2f पर है, कॉपी में लिख लीजिए 2f पर है तो 2f पर बनेगा। ठीक है, अगर f पर है तो अनंत पर बनेगा, उसी की एक सिचुएशन नीचे लिख दीजिए कि अगर अनंत पर है तो f पर बनेगा। तीन बस याद करने हैं, बाकी इसमें से 2 या 3 रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आई गेस आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा काम कीजिएगा। कल इसको कंप्लीट करते हुए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, तो थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, है ना। आप सभी बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए। ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।